Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we are going to analyze the important articles of 23rd October 2023. So please note that आप इस न्यूज़पेपर एनालिसिस का PDF वर्जन डाउनलोड कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द कमेंट सेक्शन। वहाँ पर आपको इसको पूरी PDF आपको मिल जाएगी। और सत्यजीत सर अभी भी वेकेशन पर है, तो आज भी मैं मृदुल मिश्रा आपके सामने लेकर के आया हूँ ये न्यूज़पेपर एनालिसिस को। These are the list of the topics that we are going to do in today's session. अब एक चीज मैं ऑनसेट आपके सामने पहले ही बोल देता हूँ, वन थिंग फ्रॉम बिगिनिंग, एंड दैट इज कि आज आसाम ट्रिब्यून तो आया नहीं है और बाकी न्यूज़पेपर में भी कंटेंट तो कम ही था, तो इसीलिए मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी आज कंटेंट जनरेट करने में, और मेरे पास में ज़्यादा कंटेंट नहीं था, तो टॉपिक्स भी कम है और ये न्यूज़पेपर एनालिसिस भी शॉर्ट ही रहेगा। मैं ट्राई करूँगा कि आपको इसमें भी ऐसा कंटेंट हो जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट रहे और आपके काम का ही हो। लेकिन आजकल अपने देश में आजकल बिकॉज ऑफ दिस फेस्टिवल सीजन जो कि अभी चल ही रहा है, अभी कल तक भी है, दशहरा एंड ऑल सब कुछ है, तो उस वजह से बहुत कुछ हो नहीं रहा है करंट अफेयर्स में और कंटेंट कम ही है न्यूज़पेपर में, इसीलिए मैं थोड़ा सा कम कंटेंट प्रेजेंट कर रहा हूँ। एक दो आप में से कुछ स्टूडेंट ने कुछ टॉपिक्स की भी रिक्वेस्ट करी थी, बट आई एम वेटिंग फॉर दोज टॉपिक्स टू मैच्योर, थोड़ा डेवलपमेंट हो जाए तो एक बार में ही उनकी एनालिसिस लेकर के आऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, एंड दैट इज द वियना कन्वेंशन। थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं क्या हो रहा है ये वियना कन्वेंशन वाले टॉपिक पर और हम क्यों इसके बारे में बात कर रहे हैं। बट बिफोर दैट, ये जो अपना टॉपिक है ये रेलिवेंट है फ्रॉम द जीएस पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशंस, इसके लिए रेलिवेंट है, एज वेल एज प्रीलिम्स के लिए भी ये टॉपिक रेलिवेंट है। और दिस टॉपिक ऑफ वियना कन्वेंशन, ये इसका पूरा नाम है वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस, और मैंने क्यों ये आपको पूरा नाम बताया बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब जरा बात करते हैं कि ये टॉपिक कहाँ से आता है, ये इसकी जरा पूरा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। तो देखिए लास्ट मंथ की न्यूज़ थी, सत्यजीत सर ने 20 सितंबर 2023 के न्यूज़पेपर एनालिसिस में इंडिया और कनाडा के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है इनको कवर करा था। वहां पर सत्यजीत सर ने बताया था किस तरीके से इंडिया और कनाडा के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो खराब हो रहे हैं, क्योंकि वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडेau, इन्होंने वहां की पार्लियामेंट में एलिज कर दिया था कि इंडियंस वहां के एक सिटीजन की किलिंग में इन्वॉल्व है, इंडिया इन्वॉल्व है, और वो प्रो खालिस्तानी लीडर थे निज्जर। इसके ऊपर इसको लेकर के वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडेau, इन्होंने इंडिया के ऊपर ही एलिगेशन लगा दिया था, और उसके बाद से इंडिया और कनाडा के डिप्लोमेटिक रिलेशन खराब हुए। दोनों तरफ से बहुत सारे एलिगेशंस लगे, उसकी टाइमलाइन उस टाइम पर सत्यजीत सर ने आपको समझाई थी, मैं इसको फिर से रिपीट नहीं करूंगा, बस इसके बाद में जो क्या हुआ वो मैं आपको बता देता हूं। इंडिया और कनाडा ने एक दूसरे के सीनियर डिप्लोमेट को अपने यहां से बुला दिया था। इसके बाद में कनाडा ने, अभी जो हाल फिलहाल की न्यूज है जो अभी चल रही है पिछले 3-4 दिन पहले से, कनाडा ने अपने 41 डिप्लोमेट्स को इंडिया से बुला दिया। अच्छा, जब इतने सारे डिप्लोमेट्स को कनाडा ने एक बार में बुला दिया तो हुआ होगा ये कि अब कनाडा का वीजा लेने में इंडियंस को प्रॉब्लम आएगी और जो वीजा फैसिलिटीज हैं वो इफेक्ट होंगी। और कनाडा ने बोला कि हमने इसलिए विड्रॉ करा है क्योंकि वियना कन्वेंशन का वायलेशन कर रहा है इंडिया, ऐसा कनाडा ने बोला। अच्छा, इंडिया ने भी अपना रिस्पांस दिया। इंडिया ने बोला कि नहीं, हम वियना कन्वेंशन का वायलेशन नहीं कर रहे, हम तो, हमारे तो एक्शंस आर अकॉर्डिंग टू द वियना कन्वेंशन, लेकिन कनाडा ने ये वियना कन्वेंशन का वायलेशन करा है। अब समझिएगा इस पूरे इशू में किसने क्या बोला और क्या कहानी हुई, ये पूरी जो कहानी है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस कहानी पे नहीं बनेंगे। प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन बना या मेंस पर भी बना तो वो एक छोटी सी बात को पकड़ेंगे और वो है ये वियना कन्वेंशन, क्योंकि ये वियना कन्वेंशन 1961 से है और ये इंपॉर्टेंट है। रादर अब किसने, कनाडा ने क्या बोला और इंडिया ने क्या बोला, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अगर इसकी वजह से कुछ होता है, कुछ आउटकम होता है, तो डेफिनेटली हम लोग इसको आगे आने वाले न्यूज़पेपर एनालिसिस में स्टडी करेंगे। बट आज के लिए हमारा ये टॉपिक है वियना कन्वेंशन, जिसको लेकर के इंडिया कनाडा को बोल रहा है कि आपने वियना कन्वेंशन का वायलेशन करा, और कनाडा इंडिया को बोल रहा है कि आपने वियना कन्वेंशन का वायलेशन करा।
तो जरा समझते हैं कि ये वियना कन्वेंशन क्या है। वियना कन्वेंशन की जब बात हो रही है तो इसका पूरा नाम है वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस, और ये 1961 का कन्वेंशन होता है। नाम से ही क्लियर है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को लेकर के है। दैट मीन्स एक कंट्री और दो कंट्रीज के बीच में किस तरह के डिप्लोमेटिक इंटरेक्शन हो सकते हैं जिससे उनके बीच में फ्रेंडली रिलेशंस बने रहें, इसको लेकर के ये कन्वेंशन है। सिंपल भाषा में बोलूं तो किसी कंट्री के जो डिप्लोमैट होते हैं, जो दूसरी कंट्री में होते हैं, जो कि दूसरी कंट्री के लोगों को वीजा प्रोवाइड करते हैं, दूसरी कंट्री में अपनी कंट्री के जो भी पॉइंट होते हैं, जो भी रिलेशंस अच्छे रहे उसके लिए काम करते हैं, वो उसके लिए है वियना कन्वेंशन। इसको इस तरह समझिए कि अगर यूएसए के डिप्लोमेट इंडिया में है तो वो इंडिया और यूएसए के अच्छे रिलेशन बने रहे। इंडिया से अगर किसी को यूएसए जाना है तो उसको वीजा मिल जाए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, यूएसए का अगर कोई सिटीजन हो, तो ये सब चीजों को लेकर के डिप्लोमेट्स काम करते हैं अच्छे रिलेशन बनाने के लिए। और ये वियना कन्वेंशन इसी को लेकर के फ्रेमवर्क बनाता है, रूल्स बनाता है। 193 कंट्रीज हैं इस वियना कन्वेंशन के, और इंडिया भी इसका पार्ट है। और ध्यान दीजिएगा, ये जो वियना कन्वेंशन जो अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये डिफरेंट है जो कि 13 अक्टूबर को आपने पढ़ा था वियना कन्वेंशन के बारे में। वहां पर भी सत्यजीत सर ने वियना कन्वेंशन की बात करी थी, लेकिन वो वियना कन्वेंशन ओजोन लेयर पर है। ये जो वियना कन्वेंशन है ये 3-4 टाइप के होते हैं। अभी जैसे जैसे आगे न्यूज़पेपर एनालिसिस होगा, इसी न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपको समझ में आ जाएगा कि 3 टाइप के वियना कन्वेंशन तो मैंने ही कवर कर दिया है, अभी और भी शायद आते रहे। वियना के नाम पर बहुत सारे कन्वेंशन हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस के कुछ और बारे में कि इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहला फीचर, ये डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। किसी भी कंट्री में जो दूसरी कंट्री के डिप्लोमैट्स होते हैं, जो दूसरी कंट्री में के जो डिप्लोमैट्स वहां पर काम कर रहे हैं और उनकी फैमिली को इम्यूनिटी मिली होती है। इम्यूनिटी का मतलब है कि कंट्री की पुलिस उनको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकती है जब तक वो दूसरी कंट्री में है, कुछ उनको प्रोसिक्यूट नहीं करा जाएगा, अरेस्ट नहीं करा जाएगा। ये एब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं है, लिमिटेड इम्यूनिटी होती है, तो ये उनको इम्यूनिटी मिल रही होती है। अच्छा, दूसरी बात, इनवायलेबिलिटी ऑफ डिप्लोमेटिक प्रेमिसेस। इसका मतलब है कि अगर कोई दूसरी कंट्री की एम्बेसी है, उसकी कॉन्सुलेट है, वहां पर जो होस्ट कंट्री है उसकी पुलिस नहीं जा सकती है। अगर होस्ट कंट्री की पुलिस जाना चाहे कि वहां पर जाके सर्च कर ले या वह कुछ वहां पर जाकर के कुछ सीज कर ले, ये अलाउड नहीं है। माना जाता है कि जो दूसरी कंट्री है उसकी जो एम्बेसी है वहां पर होस्ट कंट्री की पुलिस का एक्सेस अलाउड नहीं है। इसको बोलते हैं इनवायलेबिलिटी होना। ये सब इसलिए करा जाता है कि जिससे कोई दूसरी कंट्री जब अपने डिप्लोमैट्स को वहां पर भेज रही है, अपनी एम्बेसी खोल रही है, तो उस कंट्री की रिस्पेक्ट रहे, उस कंट्री को किसी भी तरीके से थ्रेटन न करा जाए। वरना कई बार ऐसा हो सकता है कि डिप्लोमैट्स को पकड़ लिया जाएगा, उनको जाने नहीं दिया जाएगा, तो ऐसे में कंट्री के बीच में फ्रेंडली रिलेशन नहीं बन पाएंगे, इसीलिए ये इम्यूनिटी दी गई है। अच्छा, तीसरी बात, नॉन इंटरफेरेंस। जो कंट्री है, जो दूसरी कंट्री है, उसके डिप्लोमैट होस्ट कंट्री को, मतलब जहां पर वो हैं, उनको उनके किसी भी काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये नहीं होगा कि दूसरी इंटरफेरेंस करें और उनको किसी उनकी जो उनकी अपनी पॉलिसी है उनमें जाके इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, अपने काम से काम मतलब रखें। फोर्थ बात है, डिप्लोमेटिक मिशंस की प्रोटेक्शन करना, ये भी होस्ट कंट्री की है। अब अगर इंडिया में कोई यूएसए का या फिर से रशिया का कोई डिप्लोमेटिक यहाँ पर मिशन है, दैट मीन्स उसके सेंटर है, उनके लोग कुछ काम कर रहे हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी इंडिया की है। देन टर्मिनेशन, कैसे इसको एंड करा जाएगा डिप्लोमेटिक रिलेशंस को, ये भी वियना कन्वेंशन में बताया गया है। और यहाँ पर एक पॉइंट मैंने और मेंशन करा है, आर्टिकल 11.1। ये जरा ध्यान दीजिएगा, ये इसलिए क्योंकि ये इस पूरी न्यूज में ये पॉइंट आ रहा है, और ये होता है रिलेटेड विद द साइज ऑफ इंटरनेशनल मिशन। इसको इस तरह समझिए कि अगर इंडिया में कनाडा का डिप्लोमेटिक मिशन है तो उसका क्या साइज होगा, कितने ज्यादा लोग होंगे, ये इंडिया बता सकता है कि भाई इससे ज्यादा लोग ना रखें, हम इतने लोगों को सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। और यही हुआ भी। इंडिया ने कनाडा को बोला कि आपके बहुत ज्यादा लोग हैं, आपका बहुत बड़ा मिशन है, इतने लोगों को हम सिक्योरिटी नहीं कर पाएंगे, इतनी लोगों की डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हम नहीं दे पाएंगे।
और इसीलिए कनाडा ने अपने 41 डिप्लोमेट्स को इंडिया से वापस बुला दिया। और उसमें इंडिया ने भी यही बोला था कि भाई इतने ज्यादा लोगों को हम इम्यूनिटी नहीं दे सकते, इतने लोगों को हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो आप थोड़ा बराबर करिए, कम लोग अपने रखिए इंडिया में, इतने लोग हमें नहीं चाहिए। और इसी बात को लेकर के कनाडा ने इंडिया पर एलिगेशन भी लगा दिया कि आपने वियना कन्वेंशन का वायलेशन करा क्योंकि आप हमारे लोगों को इम्यूनिटी नहीं दे रहे। लेकिन इंडिया भी कह रहा है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि आप जितने चाहे उतने लोग अपने यहाँ पर रख दो इंडिया में, ऐसा तो नहीं हो सकता, हमारी भी एक लिमिट है, हम कितने लोगों को रख सकता है। अब कनाडा क्या बोल रहा है उस पर तो हम उतना ध्यान नहीं देंगे, हम तो इंडिया वाले पॉइंट पर ही देंगे कि इंडिया ने क्यों बोला है कि कनाडा ने डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी वियना कन्वेंशन का वायलेशन करा, हम तो इसको देखेंगे। तो जरा समझिएगा, इंडिया का 2 पॉइंट है बड़े बड़े। इंडिया ने सबसे पहली बात तो ये बोली है कि कनाडा में जो इंडिया के डिप्लोमेट है उनकी सेफ्टी कनाडा नहीं इंश्योर कर रहा है और उनको थ्रेट्स आ रहे हैं। देखिए इसकी फोटो इसे यहां पर आप देख सकते हैं, ये ऊपर वाली फोटो कनाडा के एक गुरुद्वारे की है और इस गुरुद्वारे में आप बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगे देख सकते हैं जिसमें इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको वांटेड डिक्लेयर करा गया है, उनके असैसिनेशन की बात करी गई है। अब सोचिए ये कितना बड़ा थ्रेट है कि इंडिया के डिप्लोमेट्स जो फॉरेन सर्विस के मेंबर होते हैं, जो कनाडा में पोस्टेड है, उनको कनाडा में रहने वाले सिख ओपनली थ्रेट कर रहे हैं, उनके असैसिनेशन की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं वांटेड है। ऐसे बहुत सारे पोस्टर इंटरनेट पर पड़े हुए हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से थ्रेटन करा जा रहा है। तो इसीलिए इंडिया ने बोला है कि आप वियना कन्वेंशन का वायलेशन कर रहे हैं, आप इम्यूनिटी नहीं दे पा रहे, आप सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं, और उनको जो प्रेमिस होता है, जो हमारा प्रेमिस है, उसकी भी सिक्योरिटी आप नहीं दे पा रहे, आप प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे हैं हमारे डिप्लोमेट्स को। तो इस बात के बारे में बोली गई है कि भाई ये कैसा है कि आप प्रोटेक्शन क्यों नहीं दे रहे हैं। और इसीलिए इंडिया ने भी बोला है कि जब आप नहीं दे पाएंगे तो हम इतने लोगों को आपके क्यों प्रोटेक्शन दें, हम क्यों इम्यूनिटी दें, और अपने लोगों को थोड़ा कम करिए यहां से। अच्छा, दूसरी बात एक और हो रही है, कनाडा जो है वो अपने यहाँ पर खालिस्तान सपोर्टर्स को बहुत ज्यादा बढ़ावा भी दे रहा है। इसके बारे में सत्यजीत सर ने 20 सितंबर के न्यूज़पेपर एनालिसिस में और बात करी थी। तो अगर जिन लोगों को ये नहीं पता हो, 20 सितंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस देख सकते हैं इसके बारे में समझने के लिए क्या बात है। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो पैरिटी इन डिप्लोमेटिक प्रेजेंटेशन, तो इसमें भी इंडिया ने ये बोला है कि कनाडा बहुत ज्यादा लोगों को रखता है इंडिया में, इंडिया उतने लोगों को नहीं रखता, तो बराबरी होनी चाहिए, जितने इंडिया रखे उसी के हिसाब से कनाडा भी रखे, जरूरत से ज्यादा लोग अपने डिप्लोमेट्स इंडिया में ना रखे। और इंडिया का कहना था कि इनके डिप्लोमेट्स इंटरफेयर भी कर देते हैं हमारे यहाँ की पॉलिसी में, इसलिए भी जरूरी है कि कम ही रहे तो अच्छा है। तो इंडिया के कुछ जो बेसिक पॉइंट हैं जिसकी वजह से इंडिया बोल रहा है कि कनाडा ने वायलेशन करा है वियना कन्वेंशन का, वो है प्रोटेक्शन नहीं दे पाना, सेफ्टी नहीं इंश्योर कर पा रहा है, थ्रेट्स मिल रही हैं, कनाडा के जो खालिस्तानी ग्रुप है वो थ्रेट कर रहा है, कनाडा की पॉलिटिक्स जो है उसमें एनकरेज करा जा रहा है खालिस्तान मेंबर्स को, प्रो जो खालिस्तान है उनको एनकरेज करा जा रहा है, और वही लोग प्रेशराइज कर रहे हैं हमारे यहाँ के डिप्लोमेट्स को। इन नंबर इक्वल नहीं है, इंडिया जितने अपने डिप्लोमेट्स रखता है कनाडा बहुत ज्यादा रखता है, और कनाडा के डिप्लोमेट्स इंडिया की पॉलिसीज में इंटरफेरेंस कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट इंडिया ने उन लोगों को बोला कि आप कम करिए और कनाडा को बोला कि आप वियना कन्वेंशन फॉलो करिए। तो ये तो बात हो गई इंडिया के कंसर्न्स की। अब समझिएगा, जैसा मैंने बोला कि वियना कन्वेंशन अपने आप में एक रिपीटेड नेम है जिसके बहुत सारे मीनिंग है, तो जरा इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको दिखा देता हूं। और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन भी वियना कन्वेंशन पर ही है, बट ये वियना कन्वेंशन थोड़ा अलग है, और ये वियना कन्वेंशन है वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस ऑफ 1963। अभी जो मैंने आपको बताया ये था वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस ऑफ 1961। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशन। जरा समझिएगा, ये कॉन्सुलर रिलेशन और डिप्लोमेटिक रिलेशन के बीच का क्या डिफरेंस होता है। देखो, कॉन्सुलर रिलेशन का मतलब है कि जो होस्ट कंट्री है, अगर उसका कोई सिटीजन, अगर होस्ट कंट्री में कोई दूसरी कंट्री का सिटीजन है तो कॉन्सुलर सर्विसेज उसको प्रोटेक्ट करती है। इसको इस तरह समझिए सिंपल भाषा में
कि अगर इंडिया का आदमी कनाडा में जाएगा और उसको कोई खतरा होएगा, कुछ भी उसकी प्रॉब्लम्स होंगी, तो वो कनाडा में इंडिया के कॉन्सुलर ऑफिस में जाएगा। कनाडा में इंडिया ने अपने कॉन्सुलर ऑफिस बना रखे हैं, वहां पर अगर इंडियन कोई है, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो वहां जाएगा। सिमिलरली अगर कोई कैनेडियन इंडिया में आया है और उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो वो इंडिया में जो कनाडा के कॉन्सुलर ऑफिस है उनमें जाएगा। सो बेसिकली कॉन्सुलर ऑफिस जो है वो लोगों को, सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। इसका ये मेन काम होता है कि भाई किसी भी जगह पर, आप इंडिया के अगर कोई आदमी यूएसए में है, यूनाइटेड किंगडम में है, रशिया में है, तो उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो कॉन्सुलर ऑफिस में जाता है। रिमेंबर, कॉन्सुलर ऑफिस और डिप्लोमेटिक ऑफिस जनरली एक ही बिल्डिंग से काम करते हैं, एक ही बिल्डिंग होती है, उसी के अंदर कॉन्सुलर ऑफिस भी होएगा, डिप्लोमेट भी होएगा। डिप्लोमेट जनरली दो कंट्रीज के अच्छे रिलेशंस के लिए काम करते हैं कि अच्छे रिलेशंस रहे, दोनों में कोऑपरेशन रहे, दोनों के बीच में अगर कोई डील हो रही है, बिजनेस डील हो रही है, कुछ भी ट्रेड हो रहा है, वो अच्छा रहे, वो डिप्लोमेट्स का काम होना है, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना। और काउंसलर्स का काम होता है सिटीजन्स की हेल्प करना। तो वियना कन्वेंशन ऑन काउंसलर रिलेशन 1963 का है, उसके बेसिस पर ये क्वेश्चन है, तो आप इसको आंसर करने की कोशिश करिएगा। सो नेक्स्ट हमारा एक और क्वेश्चन भी यहां पर दिया है, वियना कन्वेंशन, ये 1961 वाले का है, इसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये 1961 वाले का है। चलिए अब अगले सवाल पर, अगले टॉपिक पर आ जाते हैं, और ये टॉपिक है एफिडेविट के ऊपर, प्रीलिम्स लेवल का टॉपिक है। वैसे तो जीएस पेपर 2 पॉलिटी से रिलेटेड भी है, बट आई थिंक इस पर जो कुछ भी आएगा वो प्रीलिम से आगे नहीं आना चाहिए। और टॉपिक है एफिडेविट स्वॉन वर्सेस अप्रूवर। देखिए सबसे पहले जरा ये बात करते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। तो इसका बैकग्राउंड जो सैटरडे को हमने टॉपिक लिया था रिलेटेड विद द क्वेश्चन आर इन द पार्लियामेंट, महुआ मोइत्रा की जहां पर मैंने बात करी थी, उसी से रिलेटेड ये वाला भी टॉपिक है। और ये वाला जो टॉपिक है ये भी उसी दिन के न्यूज़पेपर एनालिसिस में ही आया था 20th को, बट उस दिन मैंने इसको कवर नहीं करा था बिकॉज मुझे लगा था ये उतना शायद इंपॉर्टेंट नहीं है, बड़ी छोटी सी बात है। लेकिन अब जब टॉपिक्स नहीं है तो मैंने इस वाले टॉपिक को भी आज के एनालिसिस में कवर करा है। तो ये देखिएगा, ये एफिडेविट स्वॉर्न वर्सेस अप्रूवर वाली क्या बात हुई है। सो दो टाइप के एफिडेविट होते हैं, दो टाइप का क्या, एक ही मेन एफिडेविट तो एक ही टाइप का होता है, दैट इज अ स्वॉर्न एफिडेविट एक होता है, लेकिन ये अप्रूवर एफिडेविट भी न्यूज में आया है तो इसलिए अब इसको रखा जाएगा। मेन जो एफिडेविट होता है उसको बोलते हैं स्वॉर्न एफिडेविट। अब जिन बच्चों को नहीं पता कि एफिडेविट का क्या मतलब है, तो सिंपल भाषा में समझिए, एफिडेविट का मतलब होता है डिक्लेरेशन, किसी चीज को डिक्लेयर करना। अब जैसे यहाँ पर एक सैंपल दिया है, डिक्लेरेशन का मतलब है कि जिसमें आदमी बोलता है कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, और ये चीज मेरी है, या मैंने ये चीज इसको बेच दी, या ये मैंने इसको नहीं करा। डिक्लेरेशन करा जाता है कोर्ट के लीगल पर्पस के लिए, डिक्लेरेशन करा जाता है। और ये डिक्लेरेशन करा जाता है, इस टाइप का एक नोटरी का ऑफिस होता है, यहाँ पर डिक्लेरेशन करा जाता है ऑफिसर के सामने, और वो उसको नोटराइज कर देता है, बोलता है कि हाँ ये मुझे पता है कि इन्होंने मेरे सामने ये डिक्लेरेशन करा है, ये इन्होंने करा है। और ये जो डिक्लेरेशन होता है ये जुडिशियल पर्पस में एक्सेप्टेबल होता है, मतलब इसको गलत नहीं करा जाता है। इसको माना जाता है कि आप कोई भी आदमी डिक्लेरेशन कर रहा है तो उसका मतलब वो अपने से रिलेटेड जो भी उसको पता है वो करेक्ट इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड कर रहा होता है, ऐसा माना जा रहा होता है एफिडेविट में। और अगर कोई पर्सन नोइंगली ऐसे एफिडेविट में गलत इंफॉर्मेशन दे देता है तो उसको फाइन लगाया जा सकता है, प्रिजन में डाला जा सकता है। और अगर कोर्ट में उसने किसी बात को बोलते टाइम ऐसा दिया है तब उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी प्रोसीडिंग चल सकती है। इसको सिंपल भाषा में बोलूं तो ये इलीगल है, गलत का इस टाइप की गलत इंफॉर्मेशन एफिडेविट में देना, और उसके अगेंस्ट पनिशमेंट भी होता है। तो जनरली अगर किसी को कुछ भी इंफॉर्मेशन लीगल पर्पस में करनी है, डिक्लेरेशन करने, तो एफिडेविट्स का यूज करते हैं और उनको स्वॉर्न एफिडेविट बोला जाता है। अच्छा, अब एक टर्म इस वाली न्यूज में और आया है, एंड दैट इज द अप्रूवर एफिडेविट। तो ये जरा अप्रूवर एफिडेविट क्या होता है ये देखिएगा। सबसे पहली बात तो ये अप्रूवर कौन होता है इसको मतलब समझिएगा। अप्रूवर का मतलब होता है वो पर्सन जो कि किसी क्राइम में इन्वॉल्व था, लेकिन वो पुलिस का साथ दे देता है, पुलिस को इंफॉर्मेशन सच सच बता देता है, जिससे कि
पुलिस उसको कम सजा दे, लेकिन जो दूसरा आदमी क्राइम में इन्वॉल्व था उसको ज्यादा सजा मिल जाती है। देखिए, अगर किसी क्राइम में 3-4 लोग इन्वॉल्व हैं, अब उसमें से कोई एक जो आदमी है वो बन जाता है अप्रूवर, और वो क्या होता है, पुलिस को सच सच बता देता है कि हाँ हाँ ये सब हुआ था, और उससे बाकी जो 3 लोग हैं, बाकी 2 लोग या 3 लोग हैं, वो सब फंस जाते हैं, लेकिन वो एक आदमी बच के निकल जाता है। बेस्ट एग्जाम्पल होता है भगत सिंह के केस में। देखिए, भगत सिंह के केस में जो भगत सिंह को जिस बात पर फांसी हुई थी उस पर भी अप्रूवर एक था, जो कि जिसने भगत सिंह को धोखा दिया, भगत सिंह और उनके बाकी साथियों को धोखा दिया, और जा करके उसने अपनी सारी सारी जो बात थी, पूरे केस की डिटेल थी, वो जाकर के ब्रिटिश पुलिस को बता दी थी। उसकी जो अप्रूवर बनने की वजह से भगत सिंह जी को फांसी हुई थी। अदरवाइज भगत सिंह जी के खिलाफ कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस नहीं थे कि उनको फांसी हो जाती, लेकिन उनको फांसी इसीलिए हुई क्योंकि ये जो वोहरा नाम का पर्सन था, नाम जो क्या था उससे तो कोई बड़ा मतलब नहीं है, तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये जो पर्सन था उसने पुलिस को सब कुछ जाके सच सच बता दिया, उसकी वजह से भगत सिंह जी को फांसी हो गई। तो ये होता है अप्रूवर। अब जब जनरली कोई अप्रूवर बनता है तो वो भी जाकर के सारी की सारी बातें डिक्लेयर करता है एक एफिडेविट पर, लेकिन और ये जो एफिडेविट्स होते हैं इनको इनफॉर्मली बोला जाता है अप्रूवर एफिडेविट। कहने का मतलब है दूसरे को सजा दिलाने के लिए और खुद को बचाने के लिए अगर आपने डिक्लेयर कर दिया एफिडेविट पर, तो वैसा एफिडेविट अप्रूवर एफिडेविट है। कोई इसकी लीगल डेफिनेशन नहीं है वो देखा जाए एक एफिडेविट के जैसा कि आप डिक्लेयर कर रहे हो कि हाँ हाँ मैंने तो ये करा, ये हुआ, फिर वो हुआ, लेकिन उससे ये होता है कि आपको बच जाते हो, दूसरे लोग फंस जाते हैं, वैसे को अप्रूवर एफिडेविट बोला जाता है। तो ये एक सिंपल सा प्रीलिम्स के बेसिस पर टॉपिक है। स्वॉर्न एफिडेविट क्या हो सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, या स्वॉर्न या अप्रूवर एफिडेविट, तो ये टॉपिक मैंने कर दिया है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था, न्यूज के पॉइंट थोड़े कम है आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में। चलिए अगले टॉपिक पर आ जाते हैं। नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, जीएस पेपर 3 इंडियन एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये सबसे पहली बात, ये नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड क्या है, तो देखिए ये एक सोसाइटी है और जो कि भारत सरकार ने बनाई थी अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, इसके लिए बनाई थी। और इसका ये जो सोसाइटी है नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, इसका मेन फंक्शन होता है कि जो भी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स होते हैं या फिर हैंडीक्राफ्ट के कोऑपरेटिव्स है, उनके प्रोडक्ट्स को प्रॉपरली एक्सपोर्ट करवा पाना। इसका सिंपल सा फंक्शन होता है कि जो भी कोऑपरेटिव सेक्टर हैं इंडिया में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर्स हैं, उनके जो प्रोडक्ट है उनको बढ़िया तरीके से इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करवा पाना, ये इसका सिंपल फंक्शन हो रहा होता है कि एक्सपोर्ट्स करवा देना। अब एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ रही होगी कि कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं, तो जिनको वैसे तो ये टॉपिक आपका इंडियन इकोनॉमी का जो इकोनॉमी की क्लास में कराया जाने वाला टॉपिक है, लेकिन जिनको नहीं पता कि कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं, मैं अभी बाद में बता दूंगा कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं। जैसे आसाम वेजिटेबल ग्रोवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, बेसिकली वो फार्मर्स जो कि वेजिटेबल ग्रो करते हैं उनका एक ग्रुप बना दिया, उसको बोला कोऑपरेटिव। और अगर कोई ऐसी वेजिटेबल ग्रो कर रहा है जिनको एक्सपोर्ट करा जा सकता है, तो उसके लिए नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड जो है ये ऐसे प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कराने का काम करता है। सिमिलरली आसाम कोऑपरेटिव सिल्क हाउस, जो सिल्क के प्रोड्यूसर्स हैं, सिल्क के आइटम के आसाम के, उनका कोऑपरेटिव बनाया गया है और उसको एक्सपोर्ट कराने का काम नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड करता है। सिमिलरली आसाम कोऑपरेटिव जूट मिल नागांव में है, तो इसके लिए भी इसका जो जूट का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कराने का काम नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड करता है। तो सिंपल बोला जाए, नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के अंडर एक सिंपल सी एक सोसाइटी है जिसको बनाया गया था मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में, और उसका काम है जो दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज कुछ बनाती है उसको एक्सपोर्ट करवाना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को बाहर के मार्केट में करवाना, ये इसका काम है। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये हो जाता है कि जब इंडिया के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं तो उनकी डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो जो बनाने वाले लोग हैं उनका फ़ायदा होता है, ज़्यादा डिमांड है दुनिया भर में। दूसरी बात, एक्सपोर्ट्स जो होते हैं ओवरऑल इंक्रीज होते हैं इंडिया के, तो उससे जो फॉरेन करेंसी है वो अच्छी आ रही होती है, फॉरेक्स इंडिया को मिल रहा होता है, फॉरेन एक्सचेंज। तीसरी बात है, जब अच्छा पैसा आता है तो जो कोऑपरेटिव वर्कर्स है उनको अच्छा फाइनेंस मिल जाता है, टेक्निकल गाइडेंस मिलती है,
भाई किसी भी अच्छी चीज़ को प्रोड्यूस करने में अच्छी मशीनें, अच्छे स्किल सेट सब कुछ चाहिए होता है, तो वो सब बेटर फाइनेंस से ही आता है। साथ ही साथ टेक्निकल गाइडेंस भी मिलती है, लोग भी ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग होती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करने आते हैं, तो कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही होती है, लोग भी अच्छा काम करते हैं। और जब अच्छा काम होएगा कोऑपरेटिव सेक्टर में तो मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये भी बूस्ट होगा। एंड लास्टली अगर अच्छे एक्सपोर्ट होंगे तो सहकर से समृद्धि, ये जो इस बार के बजट में भारत सरकार ने डिक्लेयर करा था एक प्रोग्राम को, सहकर से समृद्धि, इसको भी बूस्ट होएगा। गवर्नमेंट ने इसमें प्लान करा था कि ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज खोली जाएंगे अगले 5 साल में, तो वो भी बूस्ट होंगे जब उनके प्रोडक्ट प्रॉपरली एक्सपोर्ट होंगे तो उनका भी काम अच्छा चलेगा। तो सिंपल भाषा में बोला जाए तो ये जो कंपनी है एक्सपोर्ट्स कराती है कोऑपरेटिव्स को, उसको करने से अच्छी इकोनॉमी होती है, ज़्यादा अच्छी ज़्यादा अच्छा फाइनेंस होगा, लोग ट्रेन होंगे, एक्सपोर्ट्स होएगा, डिमांड बढ़ेगी, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत इम्प्रूव होगा। अब आप में से वो लोग जिनको पता नहीं है कोऑपरेटिव्स क्या चीज़ होती है, जरा एक बार देख लो। मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन और क्या होता है कोऑपरेटिव की हिस्ट्री, इन सब पर नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ कोऑपरेटिव को आपको बता दूंगा एग्जाम्पल लेकर के कि कोऑपरेटिव का एग्जाम्पल क्या होता है। इंडिया में कोऑपरेटिव का बेस्ट एग्जाम्पल है अमूल, वही मिल्क का ब्रांड जो बहुत फेमस है। और अमूल एक कोऑपरेटिव डेयरी है जो कि आनंद गुजरात में है। और ये कैसे कोऑपरेटिव बनते हैं, क्या होता है, इसको समझने के लिए जरा अमूल की हिस्ट्री में जाना जरूरी है। इसकी हिस्ट्री होती है 1946 में, जब सरदार पटेल जी को एक वहां के एक बिजनेसमैन थे त्रिभुवन दास पटेल, उन्होंने बोला कि गुजरात में एक डेयरी है जिसका नाम है गुजरात पोल्सन डेयरी, वो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करती है। देखिए कैसे एक्सप्लॉइट करती है, ये जो मिल्कमैन होते थे, जो जिनके पास में कैटल होती है, जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, ये अपना मिल्क पोल्सन डेयरी को बेचा करते थे। इन रिटर्न पोल्सन डेयरी इनसे मिल्क बहुत कम दाम पे खरीदा करती थी, मतलब अच्छा पैसा नहीं देती थी। लेकिन एक बार जब इस मिल्क को खरीद लेती थी ये पोल्सन डेयरी, तो ये इसको बड़े बड़े शहरों में, बड़ी बड़ी सिटीज में बहुत हाई दाम पर बेचा करती थी, हाई प्राइस पर बेचती थी। तो बेसिकली फार्मर को तो प्राइस देती नहीं थी, लेकिन खुद बहुत महंगे दाम पर बेचती थी शहरों में। एज अ रिजल्ट सारा का सारा प्रॉफिट ये खुद रखती थी और इससे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। अब इसका देखो उपाय क्या निकाला गया, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकला। सॉल्यूशन ये निकला कि ये जो गुजरात के मिल्कमैन थे, जो कि डेयरी जिनके पास खुद की कैटल थी, इन्होंने अपना मिल्क पोल्सन डेयरी को देना बंद कर दिया और इन्होंने अपनी खुद की एक सोसाइटी बनाई जिसका नाम था अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये इन्होंने फार्मर्स ने खुद से बनाई, छोटे छोटा अपना पैसा लगाया और मिल के इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाया। अब इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को ये अपना मिल्क बेचते थे और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बड़े बड़े शहरों में जाके मिल्क बेचती थी पैकेट में, और जो प्रॉफिट होता था वो प्रॉफिट वापस फार्मर के पास आता था। तो फायदा ये हुआ कि फार्मर को अच्छा प्राइस मिलने लगा। अब ऐसा एक अमूल बहुत अच्छा इंडिया में हिट हुआ, तो बहुत जगह पर और भी ऐसे करे गए, है ना। अमूल ने ऐसा ऐसा करा तो इंडिया में खूब डेयरी का प्रोडक्शन हुआ, ऑपरेशन फ्लड हुआ, जिसमें खूब डेयरी इंडिया में प्रोड्यूस होने लगी। इंडिया मिल्क में बहुत लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बन गया आज के टाइम पर इंडिया। वो इसीलिए क्योंकि जगह बड़े बड़े शहरों में इजीली डेयरी पहुंचने लगी, मिल्क पहुंचने लगा, और जो मिल्क के एक्चुअल प्रोड्यूसर्स थे, जो स्मॉल फार्मर्स थे, उनका भी फायदा हुआ। गवर्नमेंट ने डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बनाया अमूल के मॉडल को पूरे हर बाकी शहरों में चलाने के लिए। वारगीस कुरियन, जो कि फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन बोला जाता है, वो उसके इसके चेयरमैन बने। और एक ही पर्पस था कि जो अमूल गुजरात में हुआ वैसा ही सभी जगह हो, और इसको सभी जगह करने के लिए आसाम में भी एक बना जिसका नाम था पूर्वी, ये बोला गया है पूर्वी। और इसमें एक सिंपल होता है कि आप इसमें फार्मर्स को जो अच्छा प्रॉफिट मिल पाता है, और उसके लिए सिंपल सी बात बोली जाती है कि 1 रुपया अगर कस्टमर देता है तो 75 पैसा फार्मर को वापस चला जाता है। इस टाइप की ये कोऑपरेटिव मॉडल होता है। जैसे अपने आसाम में भी ये जो पूर्वी है, ये भी एक ब्रांड नेम है मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट का, वेस्ट आसाम मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव यूनियन वामूल, इसके बेसिस पर ये पूर्वी ये ब्रांड चल रहा होता है। ये भी एक कोऑपरेटिव है मिल्क को लेकर के। और इसकी हिस्ट्री है कि वामूल 1976 में आया था, जिसमें नागांव, मोरीगांव, ग्वालपाड़ा, इन सब एरियाज के जो फार्मर मिल्क प्रोड्यूसर्स थे वो इस कोऑपरेटिव में थे। और
जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जिसके बारे में अभी बताया, वारगीस कुरियन जिसके पहले चेयरमैन थे, उन्होंने ऑपरेशन फ्लोट प्रोग्राम में इस वामूल को स्टैब्लिश करा था। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ही इसको मैनेज भी कर रहा होता है। तो ये पूरी की पूरी बात हो गई कोऑपरेटिव्स की, और इसके बेसिस पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको दिया हुआ है, ये आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मेन टॉपिक था नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, जिसका मेन काम है कोऑपरेटिव से बनाए हुए प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कराना इंटरनेशनल मार्केट में। चलिए अब आ जाते हैं फोर्थ टॉपिक में, कैरेकल्स। कैरेकल्स एक बड़ा पुराना टॉपिक है जिसको सत्यजीत सर ने 2021 में कवर करा था, और अब 2023 में ये फिर से न्यूज में आया है। ज्यादा किसी न्यूज़पेपर में नहीं आया, स्क्रोल से ये एक उठाया है इस टॉपिक को। और कैरेकल्स के बारे में इस बार ये न्यूज ये है कि ये इंडिया में बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैरेकल होता क्या है। देखिए, कैरेकल एक वाइल्ड कैट है, जंगली बिल्ली है, जो कि अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में, सेंट्रल एशिया में, साउथ एशिया में मिलती है, इंडिया में भी मिलती है। ये जो बिल्ली होती है, इसके फीचर जरा बड़े नोटिसेबल है। सबसे पहले देखिएगा, इसके पैर बड़े लंबे होते हैं और चेहरा इसका बड़ा छोटा होता है। लेकिन इसकी जो सबसे खास बात है वो है इसके लंबे से कान। ये देखिए, ऑब्जर्व करिए, इसके जो ईयर है कितने लंबे होते हैं, और इन लंबे ईयर में भी ऑब्जर्व करिएगा ऊपर की तरफ बाल निकले होते हैं। ये देखिए कैसे इसके बाल जो है ऊपर की तरफ निकले रहते हैं। ये इसकी बड़ी एक यूनिक अपीयरेंस होती है। लॉन्ग एंड पॉइंटी टफ ब्लैक हेयर, ये जो ब्लैक हेयर यहाँ निकले, ये इसकी बड़ी यूनिक अपीयरेंस हो रही होती है कैरेकल की। नॉक्टर्नल एनिमल है, रात में ही ये ज्यादा शिकार करते हैं, इसीलिए ये दिखते भी नहीं है, दिन के टाइम पे बहुत कम ऑब्जर्व होते हैं। जनरली छोटे मैमल्स को खाएंगे, कार्निवोर्स होते हैं ये सब। और ये इसकी खास बात है कि ये बर्ड्स को भी इजीली कैच कर सकते हैं, बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। अब आ जाते हैं न्यूज़ के जो मेन पॉइंट है। सबसे पहली बात तो IUCN के हिसाब से ये लीस्ट कंसर्न है। दैट मीन्स दुनिया भर में, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया में ये बहुत है, लेकिन इंडिया में ये बहुत कम होते जा रहे हैं। ये इस न्यूज़ आर्टिकल में तो बोला गया है कि इंडिया में 50 से भी कम बचे हैं। ये एक प्रॉब्लम वाली बात है कि ये इंडिया में कम हो रहे हैं। बैक इन 2021 जब सत्यजीत सर ने इस न्यूज को कराया था, उस टाइम पर भी ये बोला था कि इंडिया में ये इतने कम हो रहे हैं कि इनको जो इंडिया में हाईएस्ट लेवल ऑफ कंजर्वेशन होता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड के लिए जो मिलता है, वो उस लेवल का कंजर्वेशन इंडिया में इनको दिया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत कम हो रहे हैं। उस टाइम पर भी न्यूज यही थी, और अभी ये न्यूज है कि डिस्पाइट इंडियाज गवर्नमेंट मेजर, अभी भी ये बहुत कम होते जा रहे हैं। राजस्थान, गुजरात में ही है। और खास बात है कि ये क्यों कम हो रहे हैं, ये भी ठीक से नहीं समझ में आ रहा है कि ये इतने कम इंडिया में क्यों हो रहे हैं, जबकि बाकी दुनिया में ये काफी है। सो यहाँ पर आप देख लीजिए, कल के जो हम लोगों ने क्वेश्चंस करे थे उसका आंसर क्या है, इसको देख लीजिएगा। ये यहाँ पर गलत मार्क हो गया, इसका आंसर होना चाहिए 1 और 2, ए होना चाहिए, ये पॉइंटर ऊपर चला गया है। सो दैट इज द न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।